So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In today's video we are going to start with appointment of arbitrators का marking. Appointment of arbitrators, सबसे पहला पॉइंट है nationality of arbitrator. अच्छा तुम बताओ आर्बिट्रेटर का क्या कोई भी नेशनलिटी हो सकता है? आंसर है यस. ठीक है, आंसर है यस. ठीक है, आंसर है यस, एनी नेशनलिटी. नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट. द पार्टीज आर फ्री टू अग्री. क्या? पार्टीज आर फ्री टू अग्री द प्रोसीजर. ठीक है. दूसरा, तीसरा जनरल प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स. जनरल प्रोसीजर क्या होता है बताओ? हाँ जी, हम लोग दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर्स को लेकर आएंगे, दोनों आर्बिट्रेटर में एक साथ मिलकर एक प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर या फिर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे. याद है? वही है. देखो, 3 arbitrators. Each party shall appoint 1 arbitrator and the 2 appointed arbitrator shall appoint the 3rd arbitrator who shall act as the presiding arbitrator. ठीक है? Okay. The designation of arbitral institution. The Supreme Court and High Court shall have the power to designate arbitral institutions from time to time which have been graded by the council. और graded by the council ये तो तुमको पता ही है. और तुमको पता है कि अगर तुम लोग फेल हो गए टू अपॉइंट एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, या फिर आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने में तुम लोग फेल हो गए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करने में फेल हो गए तुम लोग, तो तुम कोर्ट के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. दे विल डेजिग्नेट यू आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस. वो लोग हेल्प करेंगे तुमको आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बनाने के लिए. समझ में आ रहा है? जो कि ग्रेडेड होता है बाय दी आर्बिट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है. अच्छा, ये हो चुका है. फिर नेक्स्ट, फेलियर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर. अगर तुम लोग फेल हो गए तो क्या होगा? देखो फटाफट. अ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू डू सो फ्रॉम द अदर पार्टी. 30 दिन के अंदर, ठीक है, तुमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेना होता है. मतलब दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे. एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, ठीक है, तो तुमको अपॉइंट करना होता है विद इन 30 days. लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा? ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट, अगर फेल हो गए तो 30 days. देखो, द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स. दूसरा ये होता है कि अगर दोनों ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया तो दोनों मिल के एक आर्बिट्रेटर प्रिंसिपल या फिर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे ना. वो अगर फेल हो गए तो तुम्हारे आर्बिट्रेटर्स फेल हो गए तो फेल टू अग्री ऑन द 3rd आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी बाय द सुप्रीम कोर्ट. अपॉइंटमेंट कैसे होगा बताओ? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के मदद से तुम लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट कर देंगे. बोलेंगे भैया ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस तुम लोग इनको आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करके दो, तो वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा. तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो किसके पास जाना है? कोर्ट के पास. फिर देखो, फेलियर टू अग्री ऑन आर्बिट्रेटर. अगर तुम लोग फेल हो गए तो टू अग्री ऑन एनी आर्बिट्रेटर. फिर देखो, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड in an arbitration with a sole arbitrator if the parties fail to agree on the arbitrator within 30 days from the receipt of the request by one party from the other party to so agree, the appointment shall be made on application of the party in according with the provisions contained section 11 subsection 4. अब subsection 4 यही है, ये वाला. ठीक है, इसके हिसाब से अगर तुम लोग फेल हो गए तो वही है, फेल हो गए टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, फेल टू अग्री ऑन द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11(2). ठीक है. नेक्स्ट देखो, फेलियर टू फॉलो द प्रोसीजर, अग्रीमेंट एंड फंक्शन. अगर कोई पार्टी फेल हो गया टू एक्ट एज रिक्वायर्ड, द पार्टीज और द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल्स टू रीच एन अग्रीमेंट expected of them under the procedure. A person including an institution fails to perform any function entrusted to him or it under the procedure. देखो, a party may request the Supreme Court, as the case may be, or the High Court, or any person or institution designated by the such court
to take the necessary measures unless the agreement on the appointment procedure provides other means for securing the appointment. सिंपल चीज है, पार्टी अगर फेल हो गया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में, पार्टी फेल हो गया या फिर जो हम लोगों ने आर्बिट्रेटर, दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए थे ना, वो फेल हो गए टू रीच टू एन अग्रीमेंट, या फिर अ पर्सन इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन फेल्स, मतलब आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ही फेल हो गया अपॉइंट करके देने में। आर्बिट्रल मतलब कोर्ट ने आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को बोला था कि भैया अपॉइंट करके दो तो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये पार्टीज फेल हो गए तो आप अपॉइंट करके दो इनको आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, आर्बिट्रेटर्स या फिर आर्बिट्रेटर। तो ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन खुद फेल हो गया तो तुमको सुप्रीम कोर्ट रीच करना है या फिर हाई कोर्ट रीच करना है, ठीक है, एज द केस में बी। नेक्स्ट देखो, डिस्क्लोजर फॉर आर्बिट्रेटर्स। Any qualification required for the arbitrator by the agreement of the parties? देखो, Supreme Court or the case may be High Court or the person or institution designated by such court being before appointing an arbitrator shall seek a disclosure in writing from the prospective arbitrators in terms of section 12(1) and have due regards to any qualification required. पकड़ लो, qualification required क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो कोई भी ऐसा कोई केस है, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई एग्रीमेंट है, केस है जहाँ पे स्पेशलिटी का ज़रूरत है। स्पेशलिटी फॉर एग्जांपल जो आर्बिट्रेटर्स है ना, उनको डॉक्टर्स होने हैं या फिर इंजीनियर्स होने हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड उनके फील्ड के ही जो आर्बिट्रेशन है वो होना है। तो ये वो लॉयर या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका स्पेशलिटी अलग है, उनका फील्ड अलग है। तो जिस फील्ड के कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे स्पेशलिटी है वहाँ पे क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है, तो वहाँ पे वो जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे ना वो क्वालिफाइड होने चाहिए ना टू बी एन आर्बिट्रेटर, क्योंकि जिस केस के ऊपर वो लोग बात करेंगे या फिर जिस केस के ऊपर वो लोग डिसीजन सुनाएंगे, वो केस एक पर्टिकुलर सेगमेंट का है, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन से रिलेटेड है तो मेडिसिन से रिलेटेड हम लोग थोड़ी बता पाएंगे, फार्मा वाले बता पाएंगे, डॉक्टर्स बता पाएंगे, राइट। तो अगर क्वालिफिकेशन चाहिए होगा तो आर्बिट्रेटर्स को सबसे पहले अपना क्लैरिफिकेशन करना है कि भैया हाँ वो क्वालिफाइड है कि नहीं। The contents of the disclosure and other considerations are so likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator. Obviously, वो जो डिस्क्लोजर देंगे आर्बिट्रेटर, वो इस प्रकार से डिस्क्लोजर देंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इम्पार्शियल रहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, ये हो चुका है। फिर देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर इन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये तुमको पता है। दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी अगर इंटरनेशनल है, मतलब नॉट नेशनल, नॉट इंडियन, तो वहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काम आएगा। वहाँ पे आर्बिट्रेशन जो है इंटरनेशनल होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा आपको आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने के लिए, ये तो तुमको पता है, ठीक है। देखो, in the case of appointment of sole or third arbitrator in an international commercial arbitration, the Supreme Court or the person or institution designated by the court may appoint an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties where the parties belong to different nationalities. अच्छा, ये भी है, ये तो तुमको याद रखना ही है, वैसे भी याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि पकड़ लो, कहीं पे एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो रहा है, वहाँ पे 3 आर्बिट्रेटर्स रहेंगे। वैसे पार्टीज जो है, एक है इंडियन, दूसरा है श्रीलंकन, ठीक है, श्रीलंकन है एक है इंडियन। आर्बिट्रेटर्स कैसे अपॉइंट करेंगे? ये जो बंदा है इसने एक इंडियन बंदे को लेकर आए, ये जो बंदा है ये एक श्रीलंकन बंदे को लेकर आए, ठीक है। अब जो थर्ड वाला बंदा आएगा ना, सोल आर्बिट्रेटर जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बताओ, सोल आर्बिट्रेटर, वो उस नेशनलिटी का होना होगा जो ना तो श्रीलंकन है ना तो इंडियन है, सो दैट ये इम्पार्शियल हो पाए, ठीक है। पार्शियली सारा काम जो है वो ना हो, इम्पार्शियल होके वो लोग काम कर पाए। समझ में आ रहा है? पार्शियल मतलब क्या? पार्शियलिटी करना मतलब किसी के बिहाफ पे ज्यादा जोर देना, किसी के बिहाफ को ज्यादा सपोर्ट करना, वो ना होने के लिए ये हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ नियम कानून है, तुमको याद रखना है बस। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को अगर लगे, देखो, स्टेट्स दैट वेयर मोर देन वन रिक्वेस्ट हैज बीन मेड
to the Chief Justice of different high courts or their designates, different high courts or their designates, the high court or its designate to whom the request has been first made under the relevant subsection shall alone be competent to decide on the request. तुमने अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइल कर रखा है, अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग चीफ जस्टिस को तुमने देखो, टू द चीफ जस्टिस ऑफ अ डिफरेंट हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक तुमने बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्लाई कर रखा है, एक तुमने कलकत्ता हाई कोर्ट में अप्लाई कर रखा है, तो जिसमें तुमने पहली बार अप्लाई किया था ना फॉर हेल्प सो दैट अब तुमको आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करके दे, वो कंपिटेंट रहेगा अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको कट कर दो, इसको ये नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेशन पीरियड फॉर अपॉइंटमेंट। देखो, अच्छा, लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि अपॉइंटमेंट करने का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर तुमको अपॉइंटमेंट कर लेना होता है। समझ में आ रहा है? जो 60 डेज के अंदर आता है, मैं तुमको पढ़ा के सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स शेल बी डिस्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और द पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट एज द केस मे बी as possible and endeavors such be made to dispose of the matter within a period of 60 days from the date of service of notice on the opposite party. 60 days मतलब क्या? तुम जब सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करोगे ना, एप्लीकेशन भेजोगे कि अपॉइंट करके देने के लिए आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेटर्स, तो 60 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अपॉइंट करके देना होता है तुमको। समझ में आ रहा है? यही बात है। फीस एंड मैनर जो है, फीस मैनर ऑफ पेमेंट, द हाई कोर्ट मे फ्रेम सच रूल्स एज मे बी नेसेसरी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रेट स्पेसिफाइड इन 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में वैसे मेंशन्ड है कि कितना फी होना चाहिए। फिर it was clarified shall not apply to international commercial arbitration in case where parties have agreed for the determination of fees as per the rules of the arbitration institution। तो देखो, सिंपल चीज है, पार्टीज अगर अग्री करे कि हम तो फीस इतना ही देंगे, अग्रीमेंट उनके बीच में ऑलरेडी है, तो वहां पे कोर्ट्स का कोई दखलंदाजी नहीं होगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट से तुम हेल्प मांगोगे तो हाई कोर्ट जो है तुमको बताएगा कि क्या होना चाहिए नेसेसरी फीस। ठीक है, कंसिडरेशन में लेगा सब कुछ, एंड 4th शेड्यूल का रेट्स भी कंसिडरेशन में लेने के बाद वो बताएगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल चीज समझना, जब भी आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर रहे हैं ना हम लोग, देखो या तो तुमने एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, दोनों पार्टी ने एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, या फिर दोनों पार्टी ने ये एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, ये दो मिलके एक प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऐसा होता है ना। लेकिन किसी भी वक्त सारे आर्बिट्रेटर को नहीं इंडिपेंडेंट बन के रहना होता है। वो अगर किसी भी दूसरे पार्टी के साथ कोई भी किसी प्रकार का रिलेशन अगर है, तो वो जो जजमेंट आएगा वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि तुमको तो सबसे पहले क्लियरेंस देना ही है कि प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन विद हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन आर्बिट्रेटर, जब किसी भी बंदे को ना हम लोग अप्रोच करते हैं कि भैया तू आर्बिट्रेटर बनेगा मेरे लिए, ऐसे अप्रोच होता है ना, तब उसको ना डिस्क्लोज करना होता है राइटिंग में, या फिर एनी सर्कमस्टेंसेस बोल के भी डिस्क्लोज करना होता है कि अगर उसका कोई भी किसी प्रकार का एग्जिस्टिंग या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट या फिर पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप अगर हो किसी भी पार्टी के साथ विथ और इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, पार्टीज के साथ कोई भी रिलेशन अगर हो तो वो डिस्क्लोज करे, सिंपल चीज। ठीक है, फिर बताए कि विच आर लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू द आर्बिट्रेशन एंड पर्टिकुलरली हिज एबिलिटी टू कंप्लीट द एंटायर आर्बिट्रेशन विद द पीरियड ऑफ 12 months। 12 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा आर्बिट्रेशन तुम कंप्लीट करके दे पाओगे कि नहीं, इसके ऊपर भी तुम्हारा अगर डाउट है तो तुमको डिस्क्लोज कर देना है, तुम इनकम्पिटेंट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। अब एक चीज समझना, ये तो तुमको डिस्क्लोजर देना होता है। किसी भी पार्टी को अगर ऐसा लगे ना, देखो अनलेस, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(2) सबसेक्शन 2 एन आर्बिट्रेटर फ्रॉम
the time of his appointment and throughout the arbitral procedure shall without delay disclose to the parties in writing any circumstance referred in subsection 1 जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, unless they have already been informed by them to them by him। तो तुमको डिस्क्लोज करना होता है, अगर तुमने डिस्क्लोज नहीं किया तो तुमको डिस्क्लोज करना होता है। 12(3) ये कहता है कि एन आर्बिट्रेटर मे बी चैलेंज्ड। चैलेंज ऑफ आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? चैलेंज ऑफ आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि आर्बिट्रेटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो जो जजमेंट सुनाएगा, किसी भी पार्टी को ऐसे फील आ रहा है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद उसको फील आ रहा है कि जो आर्बिट्रेटर है ना, मेरे को लगता नहीं कि ये सही से जजमेंट दे पाएगा, ठीक है, तो क्यों ऐसा फील आ रहा है, तो तब तुम चैलेंज कर सकते हो। कब चैलेंज कर सकते हो अब देख लो अच्छे से। सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट। डाउट आ रहा है, जस्टिफाइबल डाउट्स आ रहा है। क्या आ रहा है? जस्टिफाइबल डाउट्स आ रहा है उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर, उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर, इम्पार्शियलिटी के ऊपर डाउट आ रहा है। अगर ऐसा डाउट वाउट आ रहा है ना, तो तुम चैलेंज कर सकते हो। और ही डज नॉट पॉजेस द क्वालिफिकेशन अग्रीड बाय टू द पार्टीज। या फिर जैसे मैंने बताया था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अगर कोई केस हो तो इंजीनियर्स चाहिए होंगे। लीगल डिपार्टमेंट का कोई केस हो, कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट का केस हो तो सीएस चाहिए होगा। अगर पकड़ लो मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई केस हो तो वहां पे डॉक्टर चाहिए होंगे। तो वो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास होना होगा टू बी एन आर्बिट्रेटर। लेकिन तुम क्वालिफाइड नहीं हो और तुमको अपॉइंटमेंट करके लेकर आया दूसरा पार्टी, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? यही बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। तो तब तुम चैलेंज कर सकते हो। इसका मतलब समझ में, चैलेंज मतलब तुम चैलेंज कर सकते हो, भैया इसको तो अपॉइंटमेंट ये इसका सही नहीं है, इसको चेंज करो, ऐसे चैलेंज कर सकते हो तुम। चैलेंज का प्रोसीजर होता है, देखो प्रोसीजर। पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर्स। पार्टीज फ्री है कि वो कैसे अग्री करेंगे, कैसे चैलेंज करेंगे इस चीज के ऊपर। क्योंकि देखो, तुम दोनों, तुम और तुम्हारे पार्टनर अगर फ्यूचर में पकड़ लो आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाएंगे। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज वो इंसर्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, या तो अग्रीमेंट बनाएंगे या तो क्लॉज इंसर्ट करेंगे। क्लॉज इंसर्ट आगे होता है, अग्रीमेंट बाद में होता है। तब ये सारा प्रोसीजर, चैलेंज प्रोसीजर के बारे में भी तुमको लिखना होता है कि अगर मेरे को लगे कि तेरा आर्बिट्रेटर सही नहीं है तो मैं चैलेंज कैसे करूं। उसका जो प्रोसीजर होगा ना चैलेंज करने का, वो पार्टीज आर फ्री टू डू इट बाय देमसेल्फ। समझ में आ रहा है? States that if a challenge under any procedure agreed upon by the parties or under the procedure is not successful, चैलेंज सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब तुम जिस मुद्दे के ऊपर चैलेंज कर रहे हो वो बेबुनियाद है, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा चैलेंज, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आर्बिट्रेशन कंटिन्यू होगा। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल कंटिन्यू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड मेक एन आर्बिट्रल अवार्ड। समझे? बहुत इजी, बस इतना याद रखना तुमको। नेक्स्ट देखो, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। कब कोई बंदा फेल हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है उसको एज एन आर्बिट्रेटर एक्ट करने के लिए। देखो, इफ ही बिकम्स डी ज्योर और डी फैक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। डी ज्योर और डी फैक्टो का मतलब क्या है समझो। डी ज्योर मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, लिख लो फटाफट। ये हो गया डी ज्योर का मतलब। फिर है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है इन रियलिटी, या फिर इन फैक्ट कह सकते हो, या फिर इन रियलिटी, असली में, इन फैक्ट। इसको हिंदी भाषा में समझो। अगर वो आर्बिट्रेटर लॉ के हिसाब से असली में अनेबल हो गया परफॉर्म करने में उसका फंक्शंस, तो क्या होगा? और फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले ड्यू टू सम अदर रीजंस, मतलब डिले हो रहा है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने में डिले हो रहा है। इफ ही विड्रॉस फ्रॉम हिज ऑफिस और द पार्टीज अग्री टू टर्मिनेट ऑफिस मैंडेट, या तो वो खुद निकल गया ऑफिस से, मतलब ऑफिस से मतलब पार्टिसिपेशन उसको नहीं करना है एज एन आर्बिट्रेटर, और पार्टी खुद अग्री करके उसको टर्मिनेट कर दिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? इम्पॉसिबल हो जाएगा। वही उसी केस में इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगा, राइट? So the mandate of an arbitrator shall terminate and he shall be substituted by another arbitrator. उस वक्त
इन सारे कंडीशंस में उसका मैंडेट टर्मिनेट हो जाएगा और उसके जगह पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आके बैठेगा। समझे? यही तुमको याद रखना है। टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 15 देखो क्या बताया। इन एडिशन टू द सर्कमस्टेंसेस द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट वेयर ही विड्रॉज फ्रॉम द ऑफिस फॉर एनी रीजन और बाय और परसुएंट टू अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब पार्टीज ने खुद अग्री किया कि इसको निकालो या फिर वो खुद निकल गया। समझे? ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है where the mandate of an arbitrator terminates, a substitute arbitrator shall be appointed according to the rules unless otherwise agreed by the parties. Where an arbitrator is replaced, any hearing previously held may be repeated at the discretion of the arbitral tribunal. मतलब कोई बंदा, देखो आर्बिट्रेशन चल रहा है, अचानक बीच में आर्बिट्रेटर निकल गया या फिर उसको तुमने निकाल दिया, तो जो नया आर्बिट्रेटर आएगा ना, वो पहले क्या हुआ था उसको नहीं पता, तो पहले जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ था उसको रिपीट वो कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर पार्टीज को सही लगे तो एनी हियरिंग प्रीवियसली हेल्ड मे बी रिपीटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सबसे अच्छा होगा तुमको ये सब तुम समझ के जाओ। ऐसा नहीं करना है कि तुमको रट्टा लगाना है, तुमको समझ के जाना है कि तुम पूरा स्टोरी समझो ना यार। ये बेसिक चीज है। कोई बंदा निकल गया और दूसरा बंदा आ रहा है, उसको पता नहीं कि पहले क्या हुआ था। तो अगर पार्टीज अग्री करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियसली जो हियरिंग हुआ था उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज व्हेन आर्बिट्रेटर इज रिप्लेस्ड, एनी हियरिंग प्रीवियसली हेल्ड मे बी रिपीटेड। अच्छा, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज मतलब अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज मतलब पार्टीज को अगर कोई दूसरा चीज लगे, इससे दूसरा, देखो इसको एकदम सिंपल टर्म में समझना है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज ने अगर कोई दूसरा चीज अग्री किया है तो दूसरा होगा, नहीं तो ये होगा। क्या होगा? देखो, एन ऑर्डर और रूलिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेड प्रायर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल बी इनवैलिड सोनली बिकॉज देयर हैज बीन ए चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ठीक है, इनवैलिड कर देंगे। और अगर पार्टी को लगे कि नहीं इसको इनवैलिड नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करेंगे। भैया पार्टीज का सुनेंगे, क्योंकि पार्टीज के बीच में ही झगड़ा सुलटाना है, राइट? तो यही होगा। क्या ही समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल। टर्मिनेशन कैसे होगा, नया कैसे आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग सीधा जाएंगे आगे, ये वाला करेंगे। देखो, इंटीरियम मेजर्स मतलब, इंटीरियम मेजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीरियम मेजर्स का मतलब होता है कि बीच में ऑर्डर निकालना, इंटीरियम ऑर्डर पास करना। अब देखो, किसी भी कारणवश पकड़ लो अपॉइंटमेंट करना है, माइनर है, उसका गार्जियन को अपॉइंट करना है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन जो अनसाउंड माइंड है। तो अगर कोई अनसाउंड माइंड है, ठीक है, उनके लिए तुमको गार्जियन अपॉइंट करना है, क्योंकि आर्बिट्रल प्रोसीजर जो है वो अनसाउंड माइंड वाले बंदे, अनसाउंड माइंड मतलब पागल वाले बंदे, कैसे वो करेंगे? उनसे तो हो नहीं पाएगा, माइनर से हो नहीं पाएगा। तो बीच में हम लोग रोक के, आर्बिट्रेशन रोक के क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे गार्जियन को। दूसरा है, सिंपल चीज है, याद रखना, प्रिजर्वेशन, इंटरियम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। मतलब किसी भी चीज को प्रिजर्व करना, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है ना, वो कोई ऐसा प्रकार का गुड है जो पेरिश हो सकता है या खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इंटरियम कस्टडी लेकर रखना, समझे। और सेल ऑफ एनी गुड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। सेल ऑफ एनी गुड मतलब, सेल ऑफ एनी गुड का मतलब होता है कि तुम कोई गुड जो है वो तुम बेचने जा रहे थे, ठीक है, उसका सेल होने वाला है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए इंटरियम मेजर्स जो है वो लेना जरूरी है, सो दैट वो प्रिजर्व होके रहे, किसी की कस्टडी में रहे, ठीक है। सिक्योरिंग द अमाउंट, सिक्योरिंग द अमाउंट का मतलब क्या होता है? सिक्योरिंग द अमाउंट का मतलब होता है, कर लो पैसा, पैसे से रिलेटेड कुछ है, 5 करोड़ का पैसा है, उससे रिलेटेड आर्बिट्रेशन हो रहा है, इस पैसे को सिक्योर करके रखना होगा ना। हाँ जी बताओ, इस पैसे को सिक्योर करके रखना होगा, वरना जिस पार्टी के पास वो पैसा है जिससे ये डिस्प्यूट हो रहा है,
वो पैसा खर्च भी हो सकता है, इसलिए उसको सिक्योर करना। सेम चीज है डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग्स विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। उसको तुमको जो है प्रिजर्व करके रखना है, डिटेंड करके रखना है, सो दैट उसका मिसयूज ना हो जब तक कि ना जजमेंट आ जाए, जब तक कि ना आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ जाए। ठीक है। इंटरियम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। इंटरियम इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब वो सेम मतलब है कि तुम किसी भी गुड को प्रिजर्व करके रखने के लिए तुम ऑर्डर पास कर रहे हो। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कोई भी किसी एक न्यूट्रल बंदे को अपॉइंट करोगे जो दोनों पार्टी की तरफ से होगा, जिसके पास वो गुड या वो गुड जो है वो रहेगा जब तक कि ना तुम्हारा अवार्ड सुना दिया जाए बाय दी आर्बिट्रेटर्स। जैसे अवार्ड आ जाएगा फिर वो न्यूट्रल बंदा जो है जिसके लिए अवार्ड आया, जिसके सपोर्ट में अवार्ड आया, उसको दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? सच आर द इंटरियम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन एज मे अपीयर टू द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू बी जस्ट एंड कॉन्वीनियंट। मतलब कोई भी और अगर इंटरियम मेजर्स प्रोटेक्शन के लिए लेना है तो आर्बिट्रेटर्स ले सकते हैं। यही बात लिखा है यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने को मिलता है आपको। अच्छा, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। रीड, पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, ये जो है ये इसी के बारे में है, तुमको रीड करना है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहीं पर भी हो सकता है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो डिसाइड करे, डिसाइड, फ्री टू अग्री, देखो फ्री टू अग्री, फ्री टू अग्री, पार्टीज फ्री टू अग्री, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एज पर दी पार्टीज आर अग्रीड बाय दी पार्टीज। ठीक है। फिर लैंग्वेज, वो भी फ्री टू अग्री, पार्टीज फ्री है अग्री करने के लिए। ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। देखो पहला, देखो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी में से कोई एक बंदा क्लेम कर रहा होगा, दूसरा बंदा डिफेंड कर रहा होगा। एक बंदा क्लेम कर रहा होगा मेरा है, दूसरा बंदा डिफेंड कर रहा होगा नहीं ये मेरा है। तो वो अपने अपने स्टेटमेंट्स कब रखेंगे? ठीक है। रीड करना है, बहुत ईजी पार्ट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल नॉलेज है, रीड करना है इसको। क्या ऑरल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑरल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं? आंसर है यस। ठीक है। देखो, प्रोवाइडेड दैट अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ऑरल हियरिंग फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंसेस ऑफ ऑरल आर्ग्यूमेंट्स और नॉट। तो ऑरली हो सकता है। और वेदर द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स। ऑरली होगा नहीं होगा ये तुम्हारा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया है तो, अगर पार्टीज ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि नहीं ऑरली कुछ नहीं होगा, सारा लिख के होगा, फिर तुमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करने होंगे, तो वो उस हिसाब से होगा। वरना अगर आर्बिट्रेटर्स चाहे तो हियरिंग्स ऑरली हो सकते हैं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल होल्ड ऑरल हियरिंग। ठीक है। ठीक है, ये तुमको याद रखना है, बस खत्म, और कुछ नहीं। अच्छा, ये तुमको रीड करना है, डिफॉल्ट ऑफ ए पार्टीज डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा, ये तुमको रीड करना एग्जामिनेशन में आ सकता है, एक बार रीड कर लेना है। फेलियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, फेलियर इस तरफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस इस तरफ। कुछ मैं थोड़ा होमवर्क दूंगा रीड करने के लिए। एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल, क्या एक्सपर्ट अपॉइंट हो सकते हैं? आंसर है यस। वन और मोर एक्सपर्ट, अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट। ठीक है। requires a party to give the expert any relevant information or produce or provide access to the relevant documents. सिंपल चीज है, आंसर में मतलब क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है वो ये कि क्या एक्सपर्ट अपॉइंट हो सकते हैं? आंसर है यस। आंसर है यस, एक्सपर्ट तुम अपॉइंट कर सकते हो अगर तुम्हारा एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है। अगर तुम्हारा एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी टॉपिक में तो तुम तीनों आर्बिट्रेटर्स हो। तुम्हारा एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी टॉपिक में, तुम 3 आर्बिट्रेटर्स हो। नहीं है एक्सपर्टीज तो तुम क्या एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हो? आंसर है यस। ठीक है, याद रखना। और एक्सपर्ट को सारी इंफॉर्मेशन तुमको देना है, पार्टीज को दे देना है। आंसर है यस। कोर्ट का असिस्टेंट तुम ले सकते हो। ठीक है। कोर्ट का असिस्टेंस किसके लिए लेना है? तुमको कोई इंफॉर्मेशन निकालना है। तब देखो, the arbitral tribunal or a party with the approval of the arbitral tribunal may apply to the court for assistance in taking evidence निकालने के लिए तुम ले सकते हो कोर्ट का हेल्प। ठीक है। आर्बिट्रेटर्स ले सकते हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है
उसका अप्रूवल होने के बाद तुम कोर्ट का असिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, आंसर समझ में आ चुका है। अच्छा, एविडेंस निकालने के लिए एविडेंस किस क्या क्या हो सकता है ये रीड कर लेना एक बार। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं एसेंशियल। फिर तुमको सीधा यहीं पे आ जाना है, ये वाले पोर्शन पे। एसेंशियल फीचर्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड के एसेंशियल फीचर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्बिट्रल अवार्ड जो है ना, तुमको सिर्फ ये जो बोल्ड वाला है ना, यही रीड करना है, इसी को याद रखना है। ये तुम बना के लिखना है, ये वाले लाइन तुमको बना के लिखना है। सेम तुमको याद रखना है कि आर्बिट्रल अवार्ड ऑब्वियसली रिटन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सारे पार्टीज का साइन होना चाहिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मेंबर्स का साइन होना चाहिए। द अवार्ड इज टू बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ठीक है, हाउएवर मेजॉरिटी का साइन सफिशिएंट है। रीजन होना चाहिए, रीजन मतलब तुमने क्यों जजमेंट ये दिया। आर्बिट्रेटर्स जो जजमेंट देते हैं ना, उसके पीछे रीजन तुमको लिखना होता है कि तुमने जो जजमेंट दिया वो किस लिए दिया। ठीक है, फिर है डेट होना चाहिए, जगह का नाम मेंशन करो, वैल्यू एंड इंटरेस्ट तुम मेंशन करो। अवार्ड का देखो, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इंक्लूड इन द सम फॉर विच अवार्ड इज मेड। ठीक है, इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ अवार्ड एंड ऑल्सो अ डायरेक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई वैल्यू पे पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो जो सम है वो तुमको क्लैरिफाई करना होगा कि हाँ ये अमाउंट तुमको पेमेंट करना है। और ये डिस्प्यूट होने तक तुमने झूठ बोला, अब तुमने डिस्प्यूट हुआ तुम्हारा, और तुम्हारा डिस्प्यूट होने तक जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट करना है। फ्यूचर क्या इंटरेस्ट लगेगा वो भी। कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मेंशन करना है अवार्ड में, कि आर्बिट्रेटर्स की फीस वगैरह ये तुमको मेंशन करना है। डिलीवरी ऑफ कॉपी, सारे पार्टीज का साइन होगा, साइन अ कॉपी। द अवार्ड इज मेड, अ साइंड कॉपी शुड बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। दोनों पार्टीज के पास एक एक साइन कॉपी जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेटर सॉरी अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, एडिशनल अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड, फाइनल अवार्ड। ठीक है, ये रीड करना है तुमको, थोड़ा इंटरप्रिटेशन स्किल तुम्हारा इंक्रीज होगा, इसको रीड कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग। द लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, ये नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग आराम से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फास्ट ट्रैक अवार्ड भी देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।